उन दिनों की बात है जब इजी लोड की दुकानें नई नई आई थीं। उन दिनों मोबाइल फ़ोन का रिवाज भी ज़्यादा पुराना नहीं था। नए नए मोबाइल फ़ोन आए थे और कार्ड की वजह से लोगों को अक्सर मुश्किल होती, क्योंकि 100 रुपये के कार्ड के बाद सिर्फ 80 रुपये ही मिला करते थे, जबकि इजी लोड से बड़ा फ़ायदा हो जाता। 50-30 रुपये की कोई भी रकम इजी लोड करवाई जा सकती थी और इसी वजह से इजी लोड की दुकानों पर रश लगा रहता था। मेरे एक दोस्त ने भी इजी लोड की दुकान बीच बाजार में ही खोल ली थी। उसका भी खूब कारोबार जमता था, क्योंकि एक एक इजी लोड से वो 5-10 रुपये बचा लेता तो दिन भर में काफ़ी मुनाफा हो जाता। मुझे अपने दोस्त की ये दुकान बड़ी अच्छी लगती थी, सो मैं जब भी घर से फारिग होता मैं उसकी दुकान पर ही जा बैठता। वो मुझसे बातें भी करता रहता और ग्राहक भी देखता रहता था। मेरी उन दिनों एक लड़की से बातचीत होती थी जो इंटर कॉलेज में पढ़ती थी। लड़की बहुत शरीफ और मासूम सी थी। बड़े डरते झिझकते उसने मुझसे दोस्ती की थी, सो इसीलिए मुझे उसकी कदर भी थी। अगर आसानी से हाथ आ जाती तो शायद मैं उसकी इतनी इज्जत ना करता, मगर वो मुझे बड़े तरलों के बाद मिली थी। अब मैं उसकी बहुत कदर करता। वो जब भी कहती कि मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं तो मैं उसे 100 या 200 रुपये का इजी लोड करवा देता। बस इन्हीं छोटी छोटी बातों में ज़िंदगी कट रही थी कि एक दिन उस लड़की यानी कि आलिया के यहाँ किसी का रिश्ता आ गया। वो रिश्ता बहुत माकूल था। कहाँ मैं गली में आवारा गर्दी करने वाला नौजवान और कहाँ उसका सरकारी अफसर वालिद का दोस्त बेटा, जो सिर्फ उसे हज़ारों के कपड़े और लाखों के मकान में रख सकता था। भला मेरे पास था ही क्या। अपनी औकात को समझते हुए मैंने आलिया से बर वक्त किनारा कशी इख्तियार कर ली। मैं जानता था कि मैं उसे वो खूबसूरत ज़िंदगी नहीं दे पाऊंगा जिसका वो ख्वाब देख। ज़िंदगी बर्बाद करने से मुझे क्या हासिल होगा। मैं उसे घर से भगा कर भी ले आऊँ तो भी वो बात नहीं होगी जो कि एक आरामदेह ज़िंदगी में आलिया को खुशी मिल सकती है। वैसे भी ऐसी खूबसूरत लड़कियों के नखरे ही अलग होते हैं। मैं इन बातों से परेशान होकर अक्सर असफंद यार की दुकान पर जा बैठता। असफंद यार के पास इसी तरह और भी मरीज़े इश्क आते थे जो लड़कियों को इजी लोड करवाते थे। असफंद यार को मेरी कहानी का तो पता ही था। वो अक्सर मुझे परेशान देखता तो तसल्ली देता, कहता तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल जाएगी। परेशान तो मुझे होना चाहिए जिसके पास कोई लड़की नहीं, ना बात करने वाली और ना ही मुझे किसी की उम्मीद है, क्योंकि लड़कियां आजकल दुकानदारों को कहाँ भाव देती हैं। वो तो सिर्फ और सिर्फ सरकारी अफसर, डॉक्टर और उस्ताद वगैरह को ही अहमियत देती हैं और उन्हीं से शादी करना चाहती हैं। मैं अपने दोस्त की बातें सुनकर सोचने लगा कि ये तो चलो फिर दुकानदारगी करके आलिया का हाथ मांगना चाहता था, जबकि ऐसा मुमकिन नहीं था। आलिया मुझे कहाँ मिलने वाली थी। ये किस्सा जब असफंद यार को मालूम हुआ तो बोला, अगर तुम्हें वक्त गुजारी के लिए सिर्फ लड़की से बातें ही करनी है तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। मैं तुम्हें एक ऐसी लड़की का नंबर दे दूंगा जो ना सिर्फ लड़कों को खिलाती पिलाती है बल्कि उनसे बातें भी करती है। यानी उससे दोस्ती करने का तुम्हें सिर्फ और सिर्फ फायदा ही है, कोई नुकसान नहीं होगा। ना ही उसे इजी लोड करवाना पड़ेगा, ना ही उसे खाना खिलाना पड़ेगा। वो अपने सारे काम खुद करती है। जो भी लड़का उसके साथ घूमता फिरता है वो उसे बहुत खुश रखती है और उसके लिए बहुत कुछ कर सकती है। अभी तो तुमने उसकी दरिया दिली नहीं देखी। उसने जिन जिन लड़कों से दोस्ती की है वो उससे दोस्ती करके बहुत खुश थे और उससे दोस्ती छोड़ने के बाद वो पछता रहे हैं, क्योंकि आज तक ऐसी लड़की ना ही किसी ने देखी और ना इस मोहल्ले में आई जो लड़कों से दोस्ती भी करे और उनको खुद रुपया भी दे। मैं भी ये बातें सुनकर बड़ा हैरान रह गया। अगरचे मुझे उस लड़की से दोस्ती करने की कुछ चाह नहीं थी, मगर ऐसी औरत जो खुद खर्चा भी करे और फिर मर्द से कुछ मांगे भी ना और बातें भी मीठी मीठी करे, उससे अच्छा भला क्या हो सकता है। मैंने कहा, अगर ऐसा ही है तो मुझे भी नंबर दे दो। मैं उससे बात करके सिर्फ और सिर्फ अपना तजस्सुस खत्म करना चाहता हूँ। मेरा दोस्त कहने लगा, इसमें कौन सी मुश्किल बात है। कल वो आएगी, वो शायद अपने नंबर पर हजार का इजी लोड करवाती है। आगे वो इजी लोड लड़कों को देती है। जिन जिन से बातें करती है उन सबको नवाजती जाती है। तुम ऐसा करो, कल तुम यहीं बैठे रहना, मैं तुम्हारी उसके साथ बातचीत करवा दूंगा। यूँ तुम्हारा दर्द दिल भी कम हो जाएगा और तुम्हें सुकून मिल जाएगा। मैं अपने दोस्त की बात सुनकर खामोश भी हो गया। मुझे अब अपना बहुत हल्का लग रहा था कि मैं किसी भी लड़की से बातें करने के लिए मारा जा रहा हूँ। खैर से मेरे दोस्त ने मुझे कल आने का कहा तो मैं कल ही आ गया। मैंने अपने ज़मीर को मुर्दा समझकर दबा दिया था। अब मेरे पास अगर कोई चीज़ बची थी तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मीठी बातें और आवारगी थी, जिसकी बिना पर मैं अगली लड़की से दोस्ती करने जा रहा था। अगले ही दिन शाम के 4 बजे मैं असफंद यार की दुकान पर पहुंच गया था। असफंद यार भी बड़ा खुश था। बोला कि आज मैं तुम्हारे सारे दुख और सारे गम दूर कर दूंगा। मैंने भी असफंद यार से और कोई बात नहीं की, बस मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था आने वाली उस हसीना के लिए जिसको मैंने देखा भी नहीं था, मगर उसके चर्चे दूर दूर तक थे। जो भी लड़का उससे बात करता वो अमीर हो जाता। ऐसी ही कुछ बातें थीं जो कि पूरे बाजार में मशहूर थीं। तकरीबन आधे घंटे के बाद एक लड़की बड़ी सी गाड़ी में असफंद यार की दुकान के सामने आई और की, मुझे 1000 का इजी लोड दे दो। असफंद यार ने उससे नंबर पूछा। फिर उसने मशीन की खराबी का बहाना करके उसे गाड़ी से उतरकर दुकान में आने को कहा।
मशीन क्या थी, उसके पास एक छोटा सा मोबाइल था जिससे वो इजी लोड का काम करता था। मैंने गुस्से से कहा, अरे मेरे दोस्त इतने नहीं किया। मैंने गुस्से से कहा, अरे मेरे दोस्त इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़ा सब्र रखो। वो लड़की तुम्हें खुद ही फोन करेगी, अगली बार आएगी तब भी तुम यहीं पर रहना, जरूर वो तुम्हें नोट करेगी और फिर देखना तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलती है। असद यार की बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। मेरे भाई, मैं लड़कियों को अच्छी तरह से जानता हूँ। जब वो बात करती हैं या बात करने वाली होती हैं, मैं उनके इशारों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ कि वो किस तरह का रवैया रखती हैं। जैसा तुम कह रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लड़की बहुत माकूल है, भला मुझसे क्यों बात करेगी। असद यार मेरी बातों का मुसलसल इनकार करता रहा। कहने लगा, देख लेना, अगर उसने तुमसे बात नहीं की तो मैं खुद ही तुम्हें उसका नंबर दे दूंगा, तुम उससे राब्ता कर लेना, वो मना करने वाली नहीं है। मैं असद यार की बात सुनकर खुश हो गया, मेरे दिल को तसल्ली मिल गई। मैंने कहा, चलो ठीक है, अब मैं उसे खुद ही फोन करूंगा। वैसे भी लड़की से ये तवक्को तो रखनी ही नहीं चाहिए कि आपको वो पहली बार खुद अमूमन दूसरी या तीसरी बार बात करने पर ही जवाब देती हैं। मैंने अगले दिन असद यार से नंबर ले लिया, बड़ा खुश था, लेकिन मैं उसके सामने उस लड़की से बात नहीं करना चाहता था। जैसी भी थी मैं उसे इज्जत देना चाहता था। मैंने घर आकर अपने मोबाइल में उसका नंबर सेव कर लिया। मेरे दिल में लड्डू फूट रहे थे। मैंने तो अम्मा को ये भी कह दिया कि 2-3 दिन में ही घर में पैसे आना शुरू हो जाएंगे। मुझे अपने बातें करने की महारत पर इस कदर यकीन था कि मैं जान गया था, अगर मैं अच्छी अच्छी मीठी खूबसूरत बातें करूं तो जरूर ही वो मुझसे दोस्ती कर लेगी और फिर दोस्ती में मुझे सभी फायदे भी हासिल होंगे। अगले दिन मुझे कोई जरूरी काम पड़ गया। मैं दिन भर अपने कामों में मसरूफ रहा। रात को जब घर आया तो थका हारा था, बल्कि यूं कहें कि टूटा हुआ था। मेरा जिस्म दर्द से चूर चूर था। नींद आने लगी, मगर फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसी हसीना से बात कर लूं जिसका चर्चा है। शायद उसकी मीठी आवाज सुनकर मुझे और भी गहरी नींद आए। मगर उस वक्त घर में मुकम्मल खामोशी थी। आज अब्बा भी घर पर थे। अगर मैं ऐसी बात करते पकड़ा जाता तो यकीनन अब्बा मुझे बुरा समझते, घर से निकालने की बातें करते। मेरे अब्बा का मिजाज बहुत सख्त था। खैर, मैं कमरे में लेटा हुआ था। मैंने सोचा कि सिर्फ उसकी हेलो की आवाज ही सुनकर आज गुजारा कर लूंगा, फिर कल दिन के वक्त उसे खुद फोन करूंगा। मैंने डरते डरते नंबर मिलाया, मगर अगला मंजर मुझे हैरान कर देने वाला था। फोन की बेल यानी कि दूसरी तरफ जाने वाली रिंग की वजह से मेरे घर में शोर उठा। खामोशी में फोन बजने लगा। ये सुनकर मैं भी हैरान था कि मैंने तो नंबर किसी और का मिलाया है, फिर घर में फोन की घंटी क्यों बज रही है। फिर मैंने सोचा शायद हमारे घर के फोन पर किसी रॉन्ग नंबर से कॉल आई हो। मैं जल्दी से भागता हुआ अम्मी के कमरे में गया कि कहीं अब्बा न जाग जाएं, मगर वहां देखा तो वो फोन तो बंद पड़ा था। मेरी अम्मा भी सोते से जाग गई थी। मुझे अपने कमरे में देखकर बोली, बेटा क्या हुआ, इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने कहा, अम्मी मैं ये देख रहा था कि हमारे घर में अभी अभी फोन की घंटी बजी है, अगर कोई रॉन्ग नंबर है तो मैं बात करूँ। मैंने कहा तो अम्मा ने मुझे हाथ के इशारे से जाने का कहा। अरे तुम गलत समझे हो, घर के नंबर पर नहीं, अलीशा के फोन पर कॉल आ रही थी। उसकी दोस्त अक्सर उसे रात को फोन करती रहती है ना, उसी का फोन होगा। तुम जाओ सो जाओ। अम्मा ने तो बात करके मुझे बाहर भेज दिया, मगर मुझे बहुत गुस्सा आया। ये अलीशा बीबी के पास कब से फोन आ गया, मुझे तो मालूम ही नहीं था। और रात के इस वक्त कौन सी सहेली थी जो उससे फोन पर बातें कर रही थी। मैं इतना खुश हुआ कि बता नहीं सकता। इतनी सी बात से ही मेरा सिर खून बढ़ गया था। उसने मुझसे मेरी तालीम के बारे में पूछा तो मैंने बता दिया कि अभी अभी मैं बीए करके फारिग हुआ हूँ। वो कहने लगी कि बीए के बाद तो तुम्हें कोई अच्छी नौकरी करनी चाहिए। मैंने कहा, जी बिल्कुल ऐसा ही है, इसीलिए मैं एक नौकरी तलाश करने में कामयाब हो गया हूँ। जब ही उसने मेरी तनख्वाह पूछ ली, मैंने हमारी शर्मिंदगी के 50,000 रुपए बता दी। उन दिनों में 50,000 रुपए आज के 3 लाख के 50,000 रुपए। उसने हैरत से कहा था, जी हाँ 50,000 रुपए। दरअसल मेरी कंपनी का मालिक बहुत सखी है। इन्होंने नए आने वाले मुलाजिमीन की हौसला अफजाई करने के लिए शुरू से ही तनख्वाह बढ़ा दी है, ताकि बाद में किसी को परेशानी का सामना न करना पड़े। मैंने उस लड़की को खूब बातें सुनाई। वो भी बड़ी मुतासिर हो गई। कहने लगी कि आपसे राब्ते में रहूंगी। ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं जो अपनी मेहनत और कामयाबी से आगे जाते हैं। मुझे उसकी बातें अच्छी मालूम हुई। मैंने फोन बंद कर दिया। कहने लगी कि अब मैं आपसे कल बात करूंगी। आपकी बातें मुझे अच्छी लगी हैं, देखूंगी कि आपके लायक मैं क्या कर सकती हूँ। मैं उसकी बातें सुनकर बहुत खुश हो गया था। खुशी खुशी घर आया, देखा तो हमारे घर के सहन से हंसने की और कहकहे लगाने की आवाजें आ रही थी। मैं हैरान हो गया। अंदर आया तो देखा अम्मा और अलीशा एक दूसरे के साथ तालियां बजा बजा कर हंस रही हैं। बहुत खुश हैं और उनके चेहरे की खुशी साफ नजर आ रही थी। अलीशा अम्मा को एक नई चादर पहना रही थी। अलीशा, तुम इतनी खुश क्यों हो आज, खैरियत तो है? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ भाई, मैं क्यों ना खुश हूँ, मुझे एक नई नौकरी मिल गई है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपको तो पता है आजकल घर बैठे काम करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं, बल्कि मुश्किल है। मैं सोच रही थी कि मैं कभी भी घर बैठकर काम नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि बाहर तो जाने की इजाजत नहीं थी। अब बैठे बैठे कौन सा काम मिलता है भला बताएं? अलीशा ने कहा और फिर शौकी से मेरे सामने एक पैकेट किया जिसमें रंग बिरंगे कपड़े और चादरें थीं। ये क्या है? मेरे पूछने पर अलीशा ने बताया कि उसने अपनी पहली तनख्वाह से पूरे घर के लिए शॉपिंग की है।
वाह, तुम तो मुझसे भी ज्यादा अमीर हो गई। मगर खुशी की बात यह है कि आज से मेरी भी नौकरी पक्की हो गई है। मेरे बताने पर अम्मी और अलीशा दोनों ही खुश हो गए। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी, अब मेरी नौकरी तो हो ही गई है, इसलिए आप मेरे लिए रिश्ता तलाश करना शुरू कर दें। मैंने अम्मी को ये बात बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में कही थी, यानी जिस लड़की से बात करने की मैं कोशिश कर रहा था उससे शादी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि असलम ने मुझसे कह रखा था कि वो बहुत ही अजीब किस्म की लड़की है। जो भी लड़का उसे फोन करता है वो उसे बात जरूर करती है और वो लड़का फिर कुछ दिन बाद अमीर हो जाता है, हाथ ही नहीं आता। असलम की यही बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैंने सोचा कि क्या ही हो जाए अगर मैं इस लड़की से दोस्ती कर लूं, मुझे दोस्ती के सारे फायदे भी मिलेंगे और शादी भी नहीं करना पड़ेगी। अब मैंने दिन को नौकरी करना होती थी तो रात को थक हार कर ही फोन हाथ में लेने का मौका मिलता। आज मैं अम्मा के कमरे में सो रहा था, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं दूसरे कमरे में जाऊं। हमारे इस कमरे में जरा ठंड हुआ करती थी। मैंने सोचा कि पहले मैं नंबर पर कॉल करूंगा, अगर तो उठा लिया तो ठीक है, मैं बाहर चला जाऊंगा, अपने कमरे में गर्मी में बैठ कर ही बात कर लूंगा। लेकिन अगर उसने मेरा फोन उठाया ही नहीं तो फिर अम्मा के कमरे से जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, ना ही इसका कोई फायदा है। मैंने उधर ही लेटे लेटे उस नंबर पर कॉल मिलाई। जैसे ही मैंने कॉल मिलाई, अलीशा के कमरे से आवाज आने लगी। ये वाइब्रेशन की आवाज थी। अम्मा के कमरे में कूलर लगा था, बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी, मगर फिर भी वो वाइब्रेशन इतनी भारी थी कि बाहर तक मुझे मालूम पड़ रहा था कि जरूर किसी का फोन बज रहा है। मेरे तो तन बदन में आग लग गई थी। अगर ये नंबर अलीशा का है, इससे आगे तो मैं सोच भी नहीं सकता था मैं कितना बेगैरत, बेहया और बेशर्म हो सकता हूँ। मेरी बहन घर बैठकर ये काम कर रही है और मुझे खबर ही नहीं। ये सोचकर जैसे ही मैंने दूसरी बार भी फोन पर नंबर मिलाया तो वही अलीशा के कमरे से वाइब्रेशन की आवाज आने लगी। मेरा खून खोल उठा। दिल तो चाहता था कि उसी वक्त उठकर अलीशा के कमरे में जाऊं, मगर फिर मैंने सोचा कि ऐसा करने से कहीं अम्मा बाप परेशान न हो जाएं। सुबह देखता हूँ कि ये ऐसा क्यों करती है और किस लड़की के साथ मिलकर ये खेल खेल रही है, क्योंकि मैं जिस लड़की से बात करता था या मैं एक बार बात कर चुका था वो लड़की तो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अलीशा की आवाज भी वैसी नहीं थी। सुबह होते ही मैं अलीशा के कमरे के चक्कर लगाने लगा। अम्मा मुझसे पूछने लगी कि क्या हुआ, तो मैंने उन्हें जवाब नहीं दिया। अम्मा भी ये सब तमाशा देखती ही रह गई। अम्मा मुझसे पूछने लगी कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मैंने उन्हें बगैर कोई वजह बताए अपनी जेब से फोन निकाला और नंबर मिलाने लगा। उस वक्त किसी और ने फोन उठाया। सामने से एक लड़की बोल रही थी, जी फरमाइए, आपको क्या काम है। सामने वाली लड़की की आवाज सुनकर मैं हैरान रह गया। ये तो अलीशा नहीं थी, लेकिन मैं रात को जब भी नंबर मिलाता फोन अलीशा के पास ही होता था। अलीशा, ये क्या चक्कर है, मुझे सच सच बता दो, क्या तुम फोन पर लड़कों से बातें करती हो। नहीं भाई, मैं ऐसा क्यों करूंगी, अलीशा रोते हुए बोली। तो फिर रात को ये क्या था। मैंने इस मोहल्ले की सबसे बदनाम लड़की के नंबर पर फोन किया और वो फोन तुम्हारे पास था। क्या ये तुम हो जो दिन रात लड़कों से बातें करती हो। खुदा का खौफ करें भाई, ये मैं नहीं थी। पहले तो आप ये बताएं, मोहल्ले की सबसे आवारा और बदकिरदार लड़की को कॉल करते क्यों है। अलीशा की बात सुनकर मुझे और गुस्सा आ गया। अगरचे वो मेरी मुनाफिकत को चैलेंज कर रही थी, लेकिन मैं तो बस अपनी छोटी गैरत की वजह से अपनी अना की तस्कीन चाहता था। अलीशा, तुम बता रही हो या फिर मुझसे कुछ गलत हो जाएगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तो फिर तुम कुछ मुंह से बोलोगी। तुम कुरान की कसम खाकर कहो कि तुम किसी लड़के से फोन पर बात नहीं करती। अलीशा ये कहकर रोते रोते बैठ गई और फिर मुझसे जो बात कही, शर्मिंदगी से मेरा सर झुक गया। मैं सोचती थी भाई कि बिस्मा झूठ कहती है, मगर आप जैसे मर्दों ने ही उसे बदनाम कर रखा है। मैं बिस्मा से बात भी करती हूँ और उसके लिए काम भी करती हूँ। वो घर बैठकर मुख्तलिफ ग्राहकों से नंबर लेती है और फोन करके उनको मुख्तलिफ चीजें बेचती है। जिसे जो चीज चाहिए होती है वो डिलीवरी के जरिए वहाँ पहुँचाई जाती है। वो मार्केटिंग का काम कर रही है, इसीलिए उसे मुख्तलिफ लोगों से बातचीत करना पड़ती है। लेकिन मोहल्ले के लोग उसे गलत समझने लगे थे। ये बात जब उसके अब्बा और भाई को पता चली तो इन्होंने बिस्मा से फोन ले लिया। उसका फोन काफी हद तक टूट भी गया था। बिस्मा ने अपनी अम्मा का फोन इस्तेमाल करना शुरू किया, मगर उसमें चार्जिंग का मसला होता था। ना ही उसके घर में मोबाइल फोन चार्ज होता और ना उसकी बैटरी काम करती थी। इसीलिए मैं उसका फोन अपने घर लाती थी, सिर्फ इसलिए कि मैं चार्ज कर सकूं। उसके ग्राहक अगर उसे कॉल करते तो मैं फोन नहीं उठाती थी। ये एक लड़का है जिसने बिस्मा को बदनाम कर रखा है कि बिस्मा सब लोगों से बातचीत कर लेती है। हालांकि ये वो लोग हैं जिनको बिस्मा अपनी चीजें बेचती है। उनसे जाहिर है खुश इखलाकी से ही बात करेगी, और अगर कोई तालीम याफ्ता नौजवान मिल जाए तो फिर उसे वो काम सिखाकर उससे मजीद काम लेती है और उसके जरिए चीजें बेचती है। मालूम नहीं लोगों ने बिस्मा को क्यों परेशान कर रखा है। वो तो बहुत अच्छी लड़की है, उसने कभी किसी से गलत बात नहीं की। मैं भी उसके साथ काम करती हूँ, मुझे 2 महीने रकम भी दी और कभी मुझे गलत राह की तरफ जाने का नहीं कहा। आप भी न जाने क्या क्या सोचते रहते हैं भाई। मुझे शर्म आ रही है कि आप मेरे भाई हैं। मेरी बहन की बातें सुनकर मेरा सर शर्म से झुक गया। मुझे खुद जैसे और असलिया जैसे मर्दों से सिर्फ एक ही बात कहनी है कि हम ही हैं जिन्होंने औरतों का घर से निकलना मुश्किल बना रखा है। वरना तो मुसलमानों के ईमान का ये आलम था कि उनके आगे से बहना औरत भी गुजरे तो वो नजर उठाकर नहीं देखते थे। मगर आज हम एक औरत की कमजोरी देखकर उसे माले गनीमत समझ लेते हैं और उसे लूटने की पूरी कोशिश करते हैं।